नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, हमारे कल के वीडियो में, कल की क्लास में हमने राजस्थान का इतिहास शुरू किया था और राजस्थान के इतिहास का पहला टॉपिक जो हमने शुरू किया था वो था मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ गुहिल वंश की बातें करते हुए हमने देखा कि किस प्रकार गुहिलादित्य ने 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव रखी। बप्पा रावल को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं और इस वंश का अंत हो गया था दोस्तों 1303 में रावल रतन सिंह के समय पर, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने की चाहत में मेवाड़ पर आक्रमण कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो रावल रतन सिंह के साथ ही इस मेवाड़ के गुहिल वंश का अंत हो गया था और चित्तौड़गढ़ जो था वो अब अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर रख दिया था खिजराबाद। क्या नाम रखा था? खिजराबाद, क्योंकि इसके एक पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खान। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था ये खिज्र खान और अपने बेटे खिज्र खान को चित्तौड़गढ़ सौंप दिया और उसी के नाम पर चित्तौड़गढ़ का नाम बदल कर रख दिया खिजराबाद। तो अब चित्तौड़ पर गुहिल वंश का शासन नहीं था, बल्कि चित्तौड़ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान के अधिकार में था। और जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली क्लास के अंतिम जो मैं पढ़ा रहा था वहां आपको बताया था कि किस प्रकार से मेवाड़ गुहिल वंश के रावल रतन सिंह की सहायता करते हुए सिसोदा गांव के जागीरदार लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों सहित मारे गए थे और एक प्रकार से पूरे ही मेवाड़ वंश का सर्वनाश हो चुका था। केवल उम्मीद की एक किरण बची थी कि उस लक्ष्मण सिंह कहां से आया था ये दोस्तों? ये आया था सिसोदा गांव से। सिसोदा गांव का था लक्ष्मण सिंह और इस लक्ष्मण सिंह ने अपने 7 बेटों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त किया और इन्हीं 7 में से एक बेटा था जिसका नाम था अरी सिंह और इस अरी सिंह की भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस अभियान के समय इस अरी सिंह की पत्नी गर्भवती थी, जिसने कुछ समय पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया हमीर। तो अब यहां से हमारी कहानी आगे शुरू होगी। यहां तक की बात हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे हमीर देव सिसोदिया के बारे में। चलिए, हमीर देव सिसोदिया इनकी शासन अवधि रही 1326 से 64। हमीर देव सिसोदिया, तो सबसे पहले इनके बारे में जो हम चीज देखेंगे, जो बात सबसे पहले इनका पॉइंट नोटिस करने वाला है वो ये कि क्योंकि ये सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह के पोते थे, सिसोदा गांव के, इसलिए इस वंश का नाम अब क्या हो गया था? सिसोदिया वंश। यानी कि यहां सबसे पहली चीज, सिसोदिया वंश के प्रथम शासक, सिसोदिया वंश के प्रथम शासक। अब देखिए यहां से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि गुहिल वंश के प्रथम शासक कौन थे या गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी, तो नाम होगा गुहिलादित्य। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे या सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी, तो नाम होगा हमीर देव सिसोदिया। पहली बात। दूसरी बात, अब तक के जो शासक मेवाड़ में गुहिल वंश में हुए थे वो रावल की उपाधि धारण किया करते थे, इसलिए सबके नाम के पहले रावल लिखा हुआ मिलता था, जैसे कि रावल रतन सिंह। लेकिन हमीर देव ने इस रावल की उपाधि के स्थान पर राणा की उपाधि धारण की थी, यानी राणा शाखा प्रारंभ की थी और इस राणा शाखा के प्रथम शासक भी कौन कहे जाते हैं? हमीर देव सिसोदिया। यानी दो बातें यहां हो सकती हैं, सिसोदिया वंश के प्रथम शासक कौन थे? हमीर देव सिसोदिया। और राणा शाखा के प्रारंभकर्ता या राणा शाखा के प्रथम शासक भी कौन थे? हमीर देव सिसोदिया। क्लियर है यहां पे बात? आगे चलते हैं। तीसरी बात, इस हमीर देव सिसोदिया ने हिंदुआ सूरज, इस मेवाड़ के गुहिल वंश को, जिसका पूरी तरह से सर्वनाश अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर दिया गया था, इस डूबे हुए सूरज को फिर से 1326 में एक बार प्रकाश प्रदान किया और इसीलिए इनको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है।
तीसरी बात, मेवाड़ का उद्धारक। दोस्तों मेवाड़ का उद्धारक आगे हम पढ़ेंगे इस इतिहास में कि महाराणा प्रताप के समय हल्दी घाटी युद्ध के बाद जब भामाशाह ने उनकी सहायता की तो भामाशाह को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमीरदेव सिसोदिया ने फिर से एक बार मेवाड़ में फिर से एक बार चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर वहां अपने वंश की स्थापना की है, तो इसलिए इन्हें भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। आगे चलते हैं और क्या महत्वपूर्ण है हमीरदेव सिसोदिया के बारे में। हमीरदेव सिसोदिया को दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन, महत्वपूर्ण बात है ये, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। किसे कहा गया है? हमीरदेव सिसोदिया को। और इस विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट युद्धों में शेर के समान लड़ने वाला। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीरदेव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहा गया है और विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट युद्धों में शेर के समान लड़ने वाला। तो ये महत्वपूर्ण बातें, सिसोदिया वंश के प्रथम शासक, राणा शाखा के प्रथम शासक, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में इन्हें विषम घाटी पंचानन की संज्ञा भी दी गई है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है मेवाड़ वंश से जुड़ा हुआ जिसका नाम है रसिक प्रिया। इस रसिक प्रिया ग्रंथ में हमीरदेव सिसोदिया को वीर राजा की उपाधि प्रदान की गई है। किसकी उपाधि? वीर राजा। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि रसिक प्रिया ग्रंथ में वीर राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई है, तो किसे प्रदान की गई है? हमीरदेव सिसोदिया को। 1326 में हमीरदेव सिसोदिया ने फिर से एक बार चित्तौड़ पर अपने वंश का परचम लहराया और इसीलिए इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। तो ये थे आपके मेवाड़ सिसोदिया वंश के प्रथम शासक या उसके संस्थापक हमीरदेव सिसोदिया। आगे चलते हैं, इनके बाद का इतिहास देखते हैं कि आगे मेवाड़ में क्या हो रहा है। हमीरदेव सिसोदिया के बाद दोस्तों अगले जो शासक इस वंश में हुए, अब देखिए यहां से हर एक राजा के नाम के आगे राणा शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे पहले रावल लिखने को मिलता था, अब आपको पढ़ने को मिलेगा राणा शब्द। तो अगले जो शासक हैं वो हैं राणा क्षेत्र सिंह। इनको राणा खेता के नाम से भी जाना जाता था, राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता। 1364 से लेकर 82। राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता के बारे में आपको इतिहास में ज़्यादा कुछ जानकारी पढ़ना जरूरी नहीं है, कोई महत्वपूर्ण इतना बड़ा काम नहीं हुआ, केवल इनकी एक लाइन आपको याद रख लेनी है क्योंकि वो आगे जाकर आपको उस पर निर्भर इतिहास याद रखना है। देखिए इनके क्या महत्वपूर्ण काम जो है आपको याद रखना है। राणा क्षेत्र सिंह जो थे, देखो राजाओं के बहुत सी रानियां होती थी और कई बार रानियों के अलावा जो दासियां होती थी उनके साथ भी राणाओं के संबंध, राजाओं के संबंध हो जाते थे और ऐसी दासियों से उत्पन्न जो संतानें होती थी उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं दिया जाता था, वो दासी पुत्र या दासी पुत्रियां कहलाते थे। उसी प्रकार इस राणा क्षेत्र सिंह के भी 2 दासी पुत्र थे जिनके नाम थे चाचा व मेरा। ये नाम है दोस्तों, चाचा और मेरा। ये राणा क्षेत्र सिंह के 2 दासी पुत्र थे, बस इतना ही आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए चाचा व मेरा किसके दासी पुत्र थे, तो राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता के। अब इन्होंने क्या किया था वो हम इतिहास में आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। राणा क्षेत्र सिंह के बाद अगले जो शासक इस वंश में होते हैं महत्वपूर्ण हैं, नाम है राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा का जो शासन समय रहा 1382 से
1421 तक महत्वपूर्ण शासक हैं राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह। देखिए बात करते हैं इनके द्वारा किए गए कामों की। तो जैसे ही राणा लक्ष्य सिंह को आप पढ़ते हो तो आपको इनकी दो बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और वो याद रखनी है। सबसे पहली बात राणा लाखा की जो आपको याद रखनी है दोस्तों, ये वही राणा लाखा है जिनके समय जावर उदयपुर में, जावर एक स्थान है किस जिले में, उदयपुर में, जावर उदयपुर में चांदी की खानों की खोज की गई। चांदी की खानें खोजी गई किसके समय, राणा लाखा के समय, पहली बात। दूसरी बात, इसी राणा लाखा के समय एक चिड़ीमार बंजारे द्वारा अपने पिच्छू नामक, क्या नाम है, पिच्छू, एक बंजारे द्वारा अपने पिच्छू नामक बैल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। निर्माण करवाया गया। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो जावर में चांदी की खानें खोजी गई और दूसरा इन्हीं के समय उदयपुर जिले में स्थित इस पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। ये दो महत्वपूर्ण जानकारी राणा लक्ष्य सिंह से जुड़ी हुई जो आपको याद रखनी है। आगे देखिए, अब आगे मेरा एक ये प्रश्न है आपसे, ध्यान से इसको देखें और इसका जवाब दें। ये दो बातें आपने पढ़ ली। अब देखिए इसी पढ़ी हुई चीज में से भी गलती कैसे हो जाती है। आपसे प्रश्न पूछ लिया गया पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, या इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं, उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण। पूरा प्रश्न ऐसे ले लें, उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए आपको दे दिया राणा उदय सिंह, ऑप्शन बी आपको दे दिया राणा लाखा, ऑप्शन सी आपको दे दिया राणा कुंभा और ऑप्शन डी आपको दे दिया एक बंजारे द्वारा। अब देखिए गलती कहां होती है। जिन लोगों ने पेपर देने गए और उन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं की है वो देखेंगे यार उदयपुर की बात हो रही है तो उसी से मिलता जुलता नाम उदय सिंह हो सकता है, तो यही ऑप्शन हो सकता है सही हो, इसे लगा दो। वो यहां गलती करेंगे। जो थोड़ा पढ़ के आए हैं, पूरी तैयारी नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, दिमाग में कन्फ्यूजन है, अच्छे से उस स्टडी को नहीं किया है, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं किया है, या फिर ओवर एक्साइटमेंट में जल्दबाजी में है, प्रश्न को पढ़ा पिछोला झील का निर्माण और सीधा ऑप्शन बी देखा राणा लाखा। हाँ यार मैंने पढ़ा था, क्लास में पढ़ाया था, मैंने किताब में भी पढ़ा था कि दो बातें थी राणा लाखा के समय, एक तो जावर में चांदी की खानें थी और दूसरा पिछोला झील थी, तो अपने लगा दो ऑप्शन बी और प्रसन्नता पूर्वक वो एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद पता चलेगा कि यार ये तो उत्तर अपना गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आगे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आगे का ऑप्शन क्या था, डी ऑप्शन एक बंजारे द्वारा। जैसा मैंने आपको बताया कि पिच्छू नामक बैल की याद में एक बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी एक बंजारे द्वारा। क्लियर है? आगे अब इसी में देखिए चेंजेस कैसे हो सकते हैं। ऑप्शन डी में मान लीजिए आपको दे दिया राणा भीम सिंह, प्रश्न वही है, ऑप्शन में अब कहीं पर बंजारा शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है। कई बार ऐसी भी जो चीजें हैं सामने आ जाती हैं एग्जाम्स में, अब यहां बंजारा शब्द ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अब हम किस ऑप्शन को बिल्कुल सही मानेंगे। देखिए उदय सिंह को, कुंभा को और भीम सिंह को हम सही नहीं कर सकते क्योंकि इनका पिछोला झील से कुछ लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं देखना कि यार बंजारा होना चाहिए था आंसर, लेकिन बंजारा ऑप्शन में ही नहीं है भाई। यहां वो ये देखना चाह रहा है कि आप कितना पढ़ के आए हो इतिहास को। इन तीनों को अगर आप ऑप्शन में सही करते हैं तो वो तो बात ही बिल्कुल गलत हो गई क्योंकि इनका कुछ मतलब ही नहीं था। पिछोला झील का निर्माण हालांकि राणा लाखा ने नहीं करवाया, लेकिन ऐसी जब स्थिति आ जाएगी तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राणा लाखा। क्लियर है बात?
आगे। अब देखिए इसमें और किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं। यहां मान लीजिए भीम सिंह की जगह यहां वापिस से आ गया एक बंजारे द्वारा, और अब की बार जो चेंज हुआ वो प्रश्न में करवा दिया गया कि उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसके द्वारा शब्द को हटाकर किसके काल में करवाया गया था। अगर प्रश्न में काल शब्द आ गया या शासन शब्द आ गया तो ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन डी सही नहीं करना है, फिर आपका उत्तर सही होगा कौन सा, राणा लाखा, क्योंकि बंजारा कोई राजा नहीं था जो शासन आएगा। शासन की जब बात आएगी तो ऑप्शन बी सही होगा, राणा लाखा के काल में या राणा लाखा के शासन काल में। आ गई होगी बात समझ में। तीनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी हैं कि अगर प्रश्न में इस तरह आएगा तो जवाब क्या होगा। क्लियर है अब आपका कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जब तक आप पढ़ी हुई चीज में से प्रश्नों को हल करना नहीं सीखेंगे, कि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा। देखिए दो चीजें होती हैं, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। आपने थ्योरी पढ़ ली लेकिन आपको किसी चीज को पूरी तरह से सही करने का जो तरीका आएगा वो तब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकली उस काम को नहीं कर लेते हैं। आपने थ्योरी पूरी रट ली लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये परेशानी जो है अब वो प्रश्न के रूप में कैसे सामने आएगी, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल पढ़ाते हुए उनसे जुड़े हुए प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं वो प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राणा लाखा के समय, तो ये दो बातें तो हो गई, जावर उदयपुर और पिछोला झील। अब और महत्वपूर्ण क्या है राणा लाखा के काल में उसकी चर्चा करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं मेवाड़। मेवाड़ के इस समय के शासक जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है राणा लाखा। क्लियर है। और इस राणा लाखा का एक पुत्र है जिसका नाम है कुंवर चूड़ा। क्या नाम है दोस्तों, कुंवर चूड़ा। हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ के राणा लाखा के बारे में। इसी राणा लाखा की शासन अवधि के दौरान यहां मेवाड़ के समांतर एक दूसरा राज्य भी स्थित है जिसका नाम है मारवाड़, जिसे हम आगे पढ़ेंगे इतिहास में, मारवाड़ का राठौड़ वंश। ये तो कौन सा है, मेवाड़ का सिसोदिया वंश, और ये है मारवाड़ का राठौड़ वंश। वही समय अवधि ले रहा हूं जब राणा लाखा मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। तो मारवाड़ के शासक इस समय जो हुआ करते थे उनका नाम था राव चूड़ा। यहां कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के नाम एक जैसे हैं लेकिन दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। ये कुंवर चूड़ा राणा लाखा के पुत्र मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध रखते हैं, जबकि ये राव चूड़ा मारवाड़ राठौड़ वंश के शासक हैं। क्लियर है, नाम दोनों का एक जैसा है लेकिन पर्सन दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं, व्यक्ति दोनों अलग अलग हैं। अब इस राव चूड़ा जो कि राणा लाखा के समकालीन मारवाड़ के शासक थे, इस राव चूड़ा का भी एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल राठौड़। क्या नाम है दोस्तों, रणमल राठौड़। और साथ ही साथ इस राव चूड़ा की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था हंसाबाई। कहानी को अब इसको आप बहुत ध्यान से सुने। राव चूड़ा के एक बेटा था जिसका नाम था रणमल, और राव चूड़ा की एक बेटी थी जिसका नाम था हंसाबाई, और इधर राणा लाखा के एक पुत्र था जिसका नाम था कुंवर चूड़ा। अब आगे देखिए क्या होता है। मारवाड़ के इस राव चूड़ा ने अपनी बेटी हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव भेजा कहां पर, मेवाड़ के सिसोदिया वंश में। नारियल और शगुन लेकर अपना एक दूत भेजा मेवाड़ के दरबार में। किसने, मारवाड़ के राव चूड़ा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह करने के लिए। तो दूत जब यहाँ दरबार में आया, अब आप मुझे यहाँ बताइए कि जब शादी का कोई प्रस्ताव हमारे घर में आएगा तो जो शादी के लिए एलिजिबल आदमी होगा उसी के लिए प्रस्ताव आया होगा। भाई ये तो है नहीं दादा परदादा के लिए 80 साल के बूढ़े आदमी के लिए विवाह का प्रस्ताव आया होगा, या फिर किसी कल पैदा हुए बच्चे के लिए विवाह का प्रस्ताव आया होगा। शादी को लड़के को देखने अगर कोई लड़की वाला आ रहा है तो वो उसी समय उसी के लिए आएगा जो विवाह के योग्य होगा। और इस समय मेवाड़ में विवाह के योग्य था कौन, कुंवर चूड़ा। तो ये प्रस्ताव वास्तव में किसके लिए आया था,
कुंवर चूड़ा के लिए। आगे देखिए अब क्या होता है। तो विवाह का ये प्रस्ताव लेकर जब दूत दरबार में आया तो राणा लाखा दरबार में साहब बैठे हुए हैं सिंहासन पे, नीचे सब दरबारी बैठे हुए हैं, खुद उनके पुत्र कुंवर चूड़ा बैठे हुए हैं। अब जैसे ही उस दूत ने बताया कि भाई मैं मारवाड़ से आया हूं और इस प्रकार हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव लाया हूं, तो राणा लाखा के मन में पता नहीं इस समय क्या चल रहा था और राणा लाखा के मुंह से ये निकल गया कि हाँ भाई अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमारे लिए विवाह का प्रस्ताव कौन भेजेगा, अब तो ये प्रस्ताव किसी नए नौजवान राजकुमार के लिए आया होगा, अब मुझसे अपनी बेटी का शादी कौन करना चाहता होगा। तो ये शब्द जब राणा लाखा के मुंह से निकले तो कुंवर चूड़ा ने इन शब्दों को सुन लिया और कुंवर चूड़ा अपने पिता से बहुत अधिक प्रेम करते थे, उनका बहुत अधिक सम्मान करते थे। तो इस बात को, अब ये बात पता नहीं राणा लाखा ने क्या सोच के कही थी, लेकिन इस बात को सुन के कुंवर चूड़ा के मन में ये हो गया कि यार शायद हो सकता है कि पिताजी मरने से पहले एक बार फिर से विवाह का सुख, पत्नी सुख भोगना चाहते हैं। तो कुंवर चूड़ा के मन में जब ये बात आ गई, अब पिता को प्रेम करने वाला पुत्र था, तो इसने देखा कि यार पिता की ये अंतिम इच्छा भी भाई मुझे पूरी करनी चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, पुत्र का एक धर्म है ये। तो कुंवर चूड़ा ने क्या किया, शादी से इनकार कर दिया कि पिताजी मैं इस विवाह प्रस्ताव को इनकार करता हूं, मुझे हंसाबाई से विवाह नहीं करना है। राणा लाखा को यही चाहिए था, राणा लाखा की मन की भावना तुरंत सामने आ गई। राणा लाखा ने कहा कि भाई देख ले, अब एक दूसरे राज्य की राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव आया है, मना करेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो अगर तू विवाह नहीं करना चाहता तो मैं कर लूं, भाई तू नहीं चाहता तो मैं कर लेता हूं ताकि इस विवाह का प्रस्ताव ठुकराया नहीं जाए। कुंवर चूड़ा तैयार थे, राणा लाखा को हाँ कर दिया कि भाई ठीक है आप कर लो, मुझे नहीं करना है। तो राणा लाखा ने दूत को वापस भेज दिया मारवाड़ कि भाई ठीक है आप इस प्रकार से और जाकर ये सूचना राव चूड़ा को दे दीजिए। तो इस हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव आया तो था कुंवर चूड़ा के लिए, लेकिन बुढ़ापे में एक बार फिर से विवाह की इच्छा जाग गई राणा लाखा की और ये विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया किसने, राणा लाखा ने, और खबर भिजवा दी चूड़ा को। अब आप मुझे बताएं, हंसाबाई जो मात्र 16 साल की और राणा लाखा जो हैं वो 65 के ऊपर के हो चुके हैं, लगभग 60-65 साल के हो चुके हैं, तो कौन पिता ऐसा होगा जो अपनी इस एकदम नौजवान पुत्री का विवाह एक बूढ़े बुजुर्ग से करना चाहेगा। उसने तो विवाह कुंवर चूड़ा से करने के लिए भेजा था। तो राव चूड़ा ने यहाँ पर क्या संदेशा वापस भिजवाया, उसे सुनना आप ध्यान से। राव चूड़ा कहते हैं कि भाई मैंने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव भिजवाया था राजकुमार चूड़ा के लिए, लेकिन क्योंकि राणा जी की इच्छा विवाह की हो गई है और मैं उनके इस इच्छा का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे मन में केवल एक शंका है, बस उसे आप दूर कर दीजिए। पत्र पढ़ भाई, क्या शंका है, दूत से कहा गया। तो पत्र में जो संदेश भेजा गया था वो कुछ इस प्रकार था, मैं अपने शब्दों में बात को बता रहा हूं, पत्र में हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा कह रहा हूं कि कुछ ऐसे शब्द कहे होंगे शायद। मारवाड़ के राव चूड़ा ने कहा कि भाई देखो, मैंने तो एक नौजवान से विवाह के लिए बेटी का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब क्योंकि आपकी इच्छा हो गई है, तो आप हो बूढ़े बुजुर्ग, आपकी कोई वैलिडिटी नहीं है, पता नहीं आपको कब मृत्यु का, यमराज का बुलावा आ जाए, कब आप स्वर्ग सिधार जाओ। तो अगर आप मर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ का अगला शासक बनेगा कौन, आपका पुत्र कुंवर चूड़ा। और कुंवर चूड़ा जब अगर राजा बनेगा तो रानी बनेगी कौन, जिससे कुंवर चूड़ा विवाह करेगा। तो रानी मेरी बेटी जो है उसका तो कोई भविष्य नहीं है, आपसे विवाह तो मैं कर दूंगा लेकिन उसका कोई भविष्य नहीं है, उसको कौन पूछेगा फिर। तो अगर आप मुझे ये वचन देते हैं कि आप मेरी पुत्री द्वारा यानी हंसाबाई द्वारा उत्पन्न पुत्र को ही मेवाड़ का अगला राजा अगर बनाते हैं तो ही मैं आपके साथ मेरी पुत्री का विवाह करूंगा। यह संदेशा भिजवा दिया किसने, राव चूड़ा ने। अब यहां दुविधा हो गई राणा लाखा के लिए। राणा लाखा विवाह तो करना चाहते थे, लेकिन इस शर्त को सुनकर उनके सारे अरमान ठंडे हो गए, क्योंकि कुंवर चूड़ा वास्तव में एक योग्य उत्तराधिकारी थे और शासन के दरबार के जितने भी मंत्री थे, प्रजा थी, सब अधिकारी थे, सभी लोग ये चाहते थे कि अगला शासक बने कौन, कुंवर चूड़ा।
अब यहाँ धर्म संकट में फंस गए राणा लाखा, और अपने पिता को, राणा लाखा को धर्म संकट में फंसा हुआ देखकर कुंवर चूड़ा ने विचार बनाया, और कुंवर चूड़ा ने अपने पिताजी के पास जाकर क्या कहा कि पिताजी, अगर ऐसी ही बात है कि राव चूड़ा अगर इस तरह की शर्त रख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी धर्म संकट में मत पड़िए, मैं आपको ये वचन देता हूं, आप पत्र लिखकर भेज दीजिए, और मैं आपको ये वचन देता हूं कि मैं आजीवन कभी मेवाड़ के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, और मैं हमेशा मेवाड़ की सेवा करता रहूंगा, केवल एक अधिकारी के रूप में, एक सेवक के रूप में, कभी राजा नहीं बनूंगा। राजा बनेगा कौन? हंसाबाई द्वारा उत्पन्न पुत्र। क्लियर है? तो इस तरह की प्रतिज्ञा ले ली गई दोस्तों, किसके द्वारा? इस कुंवर चूड़ा के द्वारा। और आपको याद होगा, आपने पढ़ा हुआ या सुना हुआ होगा कि इसी प्रकार की एक प्रतिज्ञा महाभारत के समय पर, जो आपने महाभारत का युद्ध देखते हो, महाभारत का युद्ध वास्तव में कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। वास्तव में अगर हम देखें तो कौरव और पांडव दोनों ही इसके उत्तराधिकारी नहीं थे। वहां हस्तिनापुर राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी तो था भीष्म पितामह, लेकिन उसने अपनी स्वेच्छा से यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और वैसे ही प्रतिज्ञा ले ली किसने? कुंवर चूड़ा ने। इसीलिए इस कुंवर चूड़ा को बहुत शानदार प्रश्न बनने जा रहा है आगे, इसीलिए इस कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्लियर है? कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। किसके पुत्र थे? राणा लाखा के। और क्यों भीष्म पितामह कहते हैं वो कहानी मैंने आपको समझा दी है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो राणा लाखा के शासन समय से जुड़ी हुई हैं। चलिए राणा लाखा के बाद अब आगे की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राणा लाखा जो है बुजुर्ग हो चुके थे, और वैसा ही हुआ। कुछ समय पश्चात राणा लाखा की मृत्यु हो गई। राणा लाखा स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग सिधार गए। और राणा लाखा के बाद जैसा कि वचन दिया गया था कि अगला राजा हंसाबाई के पुत्र को बनाया जाएगा, बिल्कुल वैसा ही किया गया। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का सिसोदिया वंश, और सिसोदिया वंश के जो शासक हैं वो कभी अपने वचनों से पीछे नहीं फिरते हैं। उस समय के उन शासकों में अगर लालच होता तो आज शायद मेवाड़ का इतिहास कुछ अलग होता। तो इन लोगों की जब हम बात कर रहे हैं, ये लोग अपनी जुबान के पक्के थे। तो अगला शासक बनाया गया इस हंसाबाई के पुत्र मोकल को, यानी अगले शासक हम पढ़ेंगे राणा मोकल। 1421 से लेकर 1433 तक किसके पुत्र थे? राणा लाखा और हंसाबाई। इन दोनों का पुत्र मोकल। वचन दिया था कुंवर चूड़ा ने और उस वचन को निभाया भी। खुद सिंहासन पर नहीं बैठे, जबकि बैठ सकते थे क्योंकि उनके साथ जनता का पूरा समर्थन था, लेकिन अपने पिता को दिए वचन निभाने के लिए उन्होंने राणा मोकल को उत्तराधिकारी बनाया, अगला शासक बनाया। अब क्योंकि जब गद्दी पर बैठे तो राणा मोकल की आयु कम थी, और जब भी किसी गद्दी पर बैठने वाले शासक की आयु 18 वर्ष से कम होती थी, वो अल्पायु का होता था, तो दोस्तों हमेशा उसके लिए एक संरक्षक नियुक्त किया जाता था, एक गार्जियन नियुक्त किया जाता था, जो शासन के सही फैसले उस शासक की तरफ से ले पाए। तो यहां बात चली कि भाई राणा लाखा का संरक्षक किसको बनाया जाए। तो सभी ने एक सुर में नाम बताया कुंवर चूड़ा का, क्योंकि वो वास्तव में बहुत योग्य व्यक्ति थे कि भाई कुंवर चूड़ा को इसका संरक्षक बनाया जाना चाहिए। लेकिन हंसाबाई ने कुंवर चूड़ा पर भरोसा नहीं किया। इसे लगा कि कहीं कुंवर चूड़ा को यदि मैंने संरक्षक बना दिया और कुंवर चूड़ा के मन में आगे जाके लालच आ गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पुत्र को हटाकर कुंवर चूड़ा खुद मेवाड़ के शासक बन जाएं। ये सवाल, ये जो शंका है वो आ गई किसके मन में? हंसाबाई के मन में। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था कुंवर चूड़ा के मन में, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते थे, लेकिन इसके मन में ये डाउट आ गया और इसने अपने पुत्र मोकल का संरक्षक कुंवर चूड़ा को बनाने के स्थान पर इस मोकल का संरक्षक बनाया अपने भाई रणमल राठौड़ को। अभी नाम लिखा था मैंने इसका, रणमल
राठौड़। तो इस रणमल राठौड़ को हंसाबाई ने, भाई था ये, भाई बहन थे दोनों, इस रणमल राठौड़ को हंसाबाई ने अपने पुत्र राणा मोकल का संरक्षक नियुक्त किया। क्लियर है। अब इस बात का बुरा नहीं लगेगा क्या भाई कुंवर चूड़ा को कि मैंने जिस राज्य के लिए देखो आजीवन गद्दी पर नहीं बैठने की प्रतिज्ञा की, आज भी वहां की रानी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करती है। यदि मुझे राजा बनना ही होता तो मैं पहले ही मोकल की हत्या करके राजा बन जाता। तो मुझे राजा बनना ही नहीं, मैं वचन का पक्का आदमी हूं, लेकिन फिर भी ये लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो कुंवर चूड़ा को बहुत बुरा लगा और कुंवर चूड़ा मेवाड़ को छोड़कर चले गए कि भाई ठीक है, आपकी इस मेवाड़ की गद्दी को तुम संभालो, शासन तुम संभालो, और मैं यहीं से चला जाता हूं। जब मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर मेरा यहाँ इस राज्य में क्या काम है। तो यहाँ से चले गए और संरक्षक बन गया रणमल राठौड़। क्लियर है। आगे देखिए इस राणा मोकल ने क्या क्या करवाया। सबसे पहली चीज, इस राणा मोकल ने इसके शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का जो किला है, चित्तौड़ का जो दुर्ग है, उस दुर्ग में स्थित समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण यानी उसका दोबारा से उसके ढांचे को मरम्मत करवाई गई, ठीक करवाया गया। इस समिधेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था, वो निर्माण करवाया गया था भोजराज परमार के द्वारा, और इसका पुनर्निर्माण करवाया गया राणा मोकल के द्वारा। पहली चीज। दूसरी चीज, इस राणा मोकल के ही समय पर कैलाशपुरी नागदा में स्थित एकलिंगनाथ मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया गया था। ये एकलिंगनाथ जी जो हैं दोस्तों, ये एकलिंगनाथ मेवाड़ के आराध्य देव, मेवाड़ के कुल देव कहे जाते थे। मेवाड़ के शासक वास्तव में खुद को शासक नहीं मानते थे, बल्कि वो खुद को दीवान मानते थे भगवान एकलिंगनाथ का, और यही इनका युद्ध का उद्घोष भी होता था, जय एकलिंगनाथ। तो एकलिंगनाथ के इस मंदिर का, ये मंदिर स्थित है कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में, और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया, मंदिर का निर्माण करवाया गया था बप्पा रावल के द्वारा। लेकिन इस मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा? राणा मोकल के द्वारा। क्लियर है यहां तक की बात? आगे चलते हैं। आगे की कहानी में आप देखें, वर्ष है 1433। 1433 का साल चल रहा है। मेवाड़ के जो सबसे महत्वपूर्ण और योग्य व्यक्ति थे कुंवर चूड़ा, वो मेवाड़ को छोड़कर जा चुके हैं, और अब मेवाड़ का संरक्षक जो बन के बैठा है, राणा मोकल का जो संरक्षक बन के बैठा है, वो है आपका रणमल राठौड़, जो एक साथ मेवाड़ और मारवाड़ दोनों राज्यों की देखरेख कर रहा था। कभी मेवाड़ आता, कभी मारवाड़ जाता, तो वो भी पूरा टाइम मेवाड़ को नहीं दे पा रहा था। और राणा मोकल क्योंकि अभी नए नए शासक बने हैं, थोड़ा जब शासक बने थे तो बच्चे थे, अल्पायु के थे, अब थोड़ा बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं, थोड़ी अकल आई है, लेकिन मेवाड़ की स्थिति जो है वो अभी कमजोर है। और जब किसी राज्य की स्थिति कमजोर होती है तो आसपास के पड़ोसी राज्य उस पर हावी होने लगते हैं, पता है हमें अच्छे से। तो ऐसी ही स्थिति अब मेवाड़ की है, उसे आसानी से जीता जा सकता है। और ऐसी परिस्थिति में 1433 में मेवाड़ के पड़ोसी राज्य गुजरात, कौन सा? गुजरात, जहां के शासक हैं अहमद शाह। इस अहमद शाह ने, गुजरात के शासक अहमद शाह ने 1433 में मेवाड़ पर राणा मोकल के समय आक्रमण कर दिया और मेवाड़ को जीतने की इच्छा की। तो उसकी सेना का सामना करने के लिए ये राणा मोकल भी अपनी सेना सहित उसका सामना करने के लिए उपस्थित हुए। और वहां पर देखिए क्या होता है। राजसमंद जिले में स्थित एक जगह है जिसका नाम है झीलवाड़ा या शीलवाड़ा, जिला राजसमंद। यहां पर जाकर मोकल ने अपनी सेना सहित डेरा डाला और सामने खड़े अहमद शाह की सेना से टक्कर ली। लेकिन यहां पर देखिए होता क्या है। अब आप थोड़ा सा, मैं फ्लैशबैक में वापस जाएंगे। मैंने राणा
खेता के बारे में आपको बताया था और वहां मैंने उसके 2 दासी पुत्रों के नाम लिखवाए थे, नाम था चाचा और मेरा। और साथ में यह भी बताया था कि दासी पुत्रों को कभी राजा बनने का अधिकार नहीं दिया जाता था। दासी पुत्र हमेशा दासी पुत्र ही कहे जाते थे, वो राजा नहीं बनाए जाते थे। तो अब कहानी में आते हैं वही चाचा और मेरा। मोकल अपनी सेना सहित यहां शीलवाड़ा में पड़ाव डाल के रहा, सेना का सामना कर रहा है अहमद शाह का। और ऐसे समय पर चाचा और मेरा को उकसाया गया एक महपा पमार नामक व्यक्ति के द्वारा, और इन तीनों लोगों ने मिलकर एक रात सोते हुए राणा मोकल की यहीं शीलवाड़ा में हत्या कर दी। तो इनके हत्यारे कौन कौन हुए? चाचा, मेरा और महपा पमार। इन तीनों ने मिलकर क्या किया? राणा मोकल की हत्या कर दी और भाग कर चले गए मालवा। क्योंकि यहां इन्होंने देखा कि अगर अब हम पकड़े गए, लोगों को पता चल गया और अब हम पकड़े गए तो यहां पर हमें मार दिया जाएगा, इसलिए ये यहां से भाग लिए और भाग कर चले गए कहां? मालवा। क्लियर है यहां तक की कहानी? राणा मोकल की हत्या हो चुकी है कहां पर? शीलवाड़ा में। किसका सामना करते हुए? गुजरात के अहमद शाह का सामना करते हुए। अब आप मुझे यहां एक बात बताइए कि जब अहमद शाह की सेना सामने खड़ी हुई है और धोखे से मेवाड़ के राणा मोकल की हत्या कर दी गई है, तो क्या अहमद शाह चुपचाप वापस लौट जाएगा या फिर मेवाड़ को अपने अधिकार में कर लेगा? भाई सोचने लायक बात है कि अगर ये मर गया है तो फिर अहमद शाह कहाँ गया? क्या वो पीछे हट गया या उसने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया? तो मैं आपको यहां बता दूं, मोकल की हत्या के बाद इस अहमद शाह को जवाब दिया रणमल राठौड़ ने, और इनके साथ राणा मोकल की एक पत्नी थी, एक रानी थी, नाम था कमलावती। इन्होंने सेना का नेतृत्व करते हुए इस अहमद शाह को वापस गुजरात लौटने पर मजबूर किया था। क्लियर है यहां तक की बात? ये थे आपके राणा मोकल। और राणा मोकल के बाद, अब क्योंकि राणा मोकल की हत्या हो चुकी है, लेकिन हत्या के समय पर इनके एक पुत्र था, वो पुत्र उसे यहाँ से, इस अभियान में भी वो साथ में था, लेकिन इसे यहाँ से बचाकर वापस मेवाड़ भेज दिया गया, चित्तौड़ भेज दिया गया। और अब आगे जो इतिहास है वो इसी राणा मोकल के पुत्र का इतिहास है, जिसका नाम है दोस्तों महाराणा कुंभा। इतिहास का, पूरे राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली शासक महाराणा कुंभा। 1433 से लेकर 1468 तक, अपने आप में पूरे मेवाड़ का इतिहास एक तरफ और इस अकेले राणा कुंभा का इतिहास एक तरफ। देखो मैं आपको बता दूं, हर एक परीक्षा में मेवाड़ वंश में से प्रश्न जरूर होता है, 100% होता है कम से कम एक प्रश्न, अगर उस पेपर में राजस्थान का इतिहास आ रहा है तो। और उस 100% में से 90% जो प्रश्न आप अगर पुराने पेपरों को देखें तो केवल 3 राजाओं में से होते हैं। नंबर 1 राणा कुंभा, सेकंड राणा सांगा और थर्ड महाराणा प्रताप। यानी ये तीनों, इन तीनों का इतिहास एक तरफ और बाकी पूरे मेवाड़ का इतिहास एक तरफ। तो अब आपका बहुत ही महत्वपूर्ण शासक आ गया है राणा कुंभा। 1433 में अपने पिता राणा मोकल की हत्या के बाद इनका राज्याभिषेक किया गया और राणा कुंभा जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने अपने जीवन के 2 उद्देश्य निर्धारित किए दोस्तों। पहला उद्देश्य था अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना। पहले उद्देश्य जो इन्होंने अपने जीवन का बनाया कि जब मैं राजा बन गया हूं, अब मैं पहला काम यह करूंगा कि अपने पिता के हत्यारों को पकड़ूंगा और उनसे बदला लूंगा, उनको सजा दूंगा। और दूसरे जो जीवन का उद्देश्य इन्होंने बनाया वो ये था कि मेवाड़ की राजनीति में बढ़ते हुए रणमल राठौड़ के प्रभाव को कम करना।
चलिए, ये दो इनके जीवन के उद्देश्य थे कि एक तो अपने पिता के हत्यारों को पकड़ूंगा और उनको सजा दूंगा, और दूसरा इस मेवाड़ की राजनीति में रणमल राठौड़ का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसे समाप्त करूंगा। देखिए, रणमल राठौड़ क्या कर रहे थे, मेवाड़ को अंदर ही अंदर से खोखला करते हुए सिसोदिया वंश के जो विश्वास पात्र लोग थे उनको तो हटा रहे थे, और उनके स्थान पर सभी महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने राठौड़ों की नियुक्तियां कर दी थी, खुद के विश्वास पात्र लोगों को बैठा दिया था। तो राणा कुंभा ने देखा कि भाई इस राजनीति में रणमल राठौड़ का प्रभाव बहुत बढ़ गया है और इस रणमल राठौड़ के प्रभाव को मैं दूर करूंगा। तो इन दोनों उद्देश्यों के साथ मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए कौन? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के इन दोनों उद्देश्यों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपने जीवन के इन दोनों उद्देश्यों को ये पूरा कर पाते हैं। क्या इनका इतिहास रहा, क्या वास्तव में अपने पिता के हत्यारों से ये बदला ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, और क्या वास्तव में रणमल राठौड़ के इस प्रभाव को ये कम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो राणा कुंभा के इन दोनों उद्देश्यों के साथ ही मैं आज की इस क्लास का समापन करूंगा। आगे की क्लास में कल मैं आपको बताऊंगा कि इस कहानी में क्या ये दोनों उद्देश्य राणा कुंभा अपने जीवन में पूरा कर पाते हैं अथवा नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद।